Hey guys, I'm Hemant Jain and welcome to your favorite show HJ Presents Fun with Stocks. So guys, आज की वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा कि रिटेल इन्वेस्टर्स किस तरीके से ट्रैप हो जाते हैं काफ़ी छोटी छोटी कंपनीज में। तो आज मैं दो कंपनीज का एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करूंगा। पहली कंपनी जो मैं एज अ एग्जांपल लूंगा इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, दैट इज सिंटेक्स इंडस्ट्री। हमारे एक व्यूअर है मिस्टर सुभाष जी, तो उनका भी कमेंट आया हुआ था कि सिंटेक्स इंडस्ट्री को एक बार देखो, उसमें किस तरीके से मैं ट्रैप हुआ हूँ, उन्होंने चीज़ें एक्सप्लेन की थी। तो उसको मैं एक बार देखने की कोशिश करूंगा, बिकॉज कई बार मैं अपनी वीडियोस में मेंशन करता हूँ कि बुक वैल्यू ज़्यादा हो तो अच्छा रहता है। तो सिंटेक्स इंडस्ट्री की बुक वैल्यू तो अच्छी थी, लेकिन और बहुत सारी उसमें खराबियाँ थी। तो वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एंड एक और कंपनी का मैं एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी मेरे को कुछ बहुत खास अच्छी नहीं लगती है, लेकिन वो अगेन रिटेल इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एंड दैट सेकंड कंपनी इज किलपेस्ट इंडिया। हाँ या किलपेस्ट इंडिया। सो मेरे स्क्रीन पे चलते हैं, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सो गाइस, मेरी स्क्रीन पे आ गया हम और अब हम डिस्कशन करेंगे सिंटेक्स पे। सिंटेक्स पे डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक बार हम कमेंट देख लेते हैं सुभाष जी का कि वो क्या पॉइंट रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मैं अपने चैनल पे गया, मैं सीधा आपको कमेंट दिखाता हूँ। तो कमेंट कुछ ऐसे कि जैसे मैं अपनी बुक वैल्यू पे लेके काफ़ी ज़्यादा जोर देता हूँ कि आप हमेशा बुक वैल्यू पर काफ़ी जोर देते हैं। सिंटेक्स इंडस्ट्री का बुक वैल्यू भी 25 है और शेयर प्राइस इतना है, तब वो बैंकक्रप्ट होगी और फाइनली डीलिस्ट होगी। मैंने 31,000 का इन्वेस्टमेंट किया था सिर्फ बुक वैल्यू देखकर, बट इसमें मैं बर्बाद हो गया। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत छोटी कंपनी है सिंटेक्स, आपने इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए था। ठीक है, कहना मेरे लिए इजी है, बट यार दिस इज द रूल। अगर लार्ज कैप है तो 5% से ज़्यादा नहीं करना, मिड कैप है तो 3.5% से ज़्यादा नहीं करना, और स्मॉल कैप है तो अपने पोर्टफोलियो का 1 to 2% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना। मत करो यार, कोई भी ट्रैप हो सकती है, कोई लार्ज कैप कंपनी भी गिर सकती है यार, कुछ भरोसा नहीं है। येस बैंक का फॉल हुआ ना, आरकॉम का फॉल हुआ ना, तो क्यों सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हो। तो एक चीज़ ये ध्यान रखना प्लीज़, मतलब गुस्से में मत लेना, मतलब थोड़ी सी मैं फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हूँ, बट या आपको चीज़ें समझने की, सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। 31,000 अगर ये बिग अमाउंट है कि अगर ये पैसा डूबने से आप बर्बाद हो गए, तो एक कंपनी में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते। 1-2% अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो आप ऐसा फील नहीं करते कि बर्बाद हो गया, चला गया ठीक है, गैम्बल था। 1-2% तो मैं गैम्बल की तरह ही लेता हूँ, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी लिटरली 100x भी हो सकती हैं और 1-2x पे भी रह सकती हैं और 0 भी हो सकती हैं। दैट इज द रिस्क विद स्मॉल कैप कंपनीज। बट ठीक है, यहाँ पे हमें जो डिस्कशन करनी है वो ये है कि इसका बुक वैल्यू अभी भी 21 है, अभी इसका कुछ हो सकता है क्या। सो माई रिप्लाई इज डी लिस्टिंग और बैंक्रप्सी में वैसे डिफरेंस होता है कि बैंक्रप्सी इसलिए कंपनी बैंक्रप्ट डिक्लेयर करके जा रही है, और डी लिस्टिंग इसके पास स्टॉक मार्केट से अपने शेयर्स वापस खरीद रही है। डी लिस्टिंग और बायबैक में डिफरेंस होता है। बायबैक होता है कि कंपनी के कुछ शेयर्स मार्केट में रहेंगे और कुछ शेयर्स को वो फिर से बायबैक कर रही है, जैसे टीसीएस अपना बायबैक लाती रहती है, और भी कुछ कंपनीज लाई थी, टीसीएस का मेरे को याद है। और डीलिस्टिंग इसकी भाई हम बेशक बैंकक्रप्ट नहीं हो रहे हैं, बस हमें स्टॉक मार्केट में जितने भी शेयर्स हमारे सेकेंडरी मार्केट में सर्कुलेशन में, हमें वो सारे खरीदने हैं। तो वो उन सभी शेयर्स को खरीदने का ऑफर डालते हैं। जितने लोगों ने बेचे तो ठीक, नहीं बेचे तो उनकी गलती। नाउ अब इसमें इन्होंने एक और पॉइंट रखा था कि इन्हें लगता है कि एनसीएलटी की हेल्प से इस तरीके से स्कैम्स किए जाते हैं, कंपनी को डीलिस्ट कराया जाता है, इट इज अ लीगल स्कैम। सिंटेक्स पे केस स्टडी बनाओ, मैं सिंटेक्स को भी इसमें डिटेल में डिस्कशन करूंगा। रुचि सोया में भी कुछ कुछ ऐसा होता है, और सिंटेक्स इंडस्ट्री और अभी सकता है कि सिंटेक्स इंडस्ट्री के केस में भी ऐसे ही हो, पता नहीं सेबी क्यों करता है पब्लिक इन्वेस्टर के लिए। यार देखो, अब एक पॉइंट मैं काफ़ी क्लियरली मेंशन कर देना चाहता हूँ यहाँ पे कि यार ब्लेम गेम खेलना ना बहुत आसान है। ठीक है, सेबी की वजह से ये हो गया, उसकी वजह से ये हो गया। तुम्हें पता है मार्च 2020 के क्रैश के वक्त वेदांता एक कंपनी है, काफ़ी फेमस है, आपने सुना होगा, काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी देती है और ग्रोथ भी ठीक है। तो वेदांता ने भी डिलीज करने की कोशिश की थी, सेबी ने अलाउ किया उसे? बिल्कुल नहीं किया। जो भी प्रोसीडिंग्स हुए मैंने एग्जैक्ट फॉलो नहीं किया था, बट मेरे को अच्छे से पता था। मेरे पास वेदांता के शेयर्स हैं, मार्केट क्रैश होगी, शेयर सस्ते में मिल रहे हैं, वेदांता के सीईओ को चमका कि ठीक है यार, सारे शेयर मैं मार्केट से खरीद लेता हूँ। लॉस किसका होगा? रिटेल इन्वेस्टर्स का। क्या सेबी ने ऐसा होने दिया? नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि वो डीलिस्टिंग का रीजन लॉजिकल नहीं था। सिंटेक्स के केस में कंपनी लगातार लॉस कर रही थी, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस। अगर कंपनी डीलिस्ट नहीं होती तो जो शेयर सिंटेक्स को ₹7.80 पे खरीदना पड़ा ना, उस शेयर की वैल्यू इवेंचुअली जीरो हो जाती। कंपनी में लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लग रहे थे। ये मैं आपको स्क्रीन पे जाके दिखाता हूँ। तो आप मेरी स्क्रीन पे आ गए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कंपनी के लगातार लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगे जा रहे थे, और बीच बीच में पंप एंड डंप गेम्स चल रही थी। और मेनली ऐसे शेयर्स की डायरेक्शन जिनके क्वार्टरली रिजल्ट्स कुछ ऐसे होते हैं: 400 करोड़ का लॉस, 250 करोड़ का लॉस, 300 करोड़ का लॉस, 300 करोड़ का लॉस, 700 करोड़ का लॉस, अगेन 240 करोड़ का लॉस, 215 करोड़ का लॉस, 144 करोड़ का लॉस, लॉस 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 लॉस। इन कंपनी के शेयर प्राइस इवेंचुअली जीरो की तरफ ही जाते हैं। तो सेबी ने स्कैम नहीं किया, इस केस में सेबी ने आपको बचाया है कि भाई ₹7.80 पे बेच दो ये स्टॉक, वरना जीरो हो जाएगा।
अब इस शेयर से बचने के लिए हम क्या कर सकते थे? देखो, पहली बात तो इस शेयर को इतनी हाई डेट टू इक्विटी रेशियो पे नहीं खरीदना चाहिए। बट अब तुम बोलोगे हेमंत मैंने 2019 में खरीदा था तब इतनी हाई नहीं थी। आ जाओ 2019 के फाइनेंशियल पे चलते हैं, क्या प्रॉब्लम है? तो क्वार्टरली रिजल्ट पे तो 2019 के फाइनेंशियल नहीं दिखेंगे, बस यहाँ पे लॉस दिख रहा है। बट ठीक है, नीचे जाते हैं हम। सॉरी 19 नहीं, 2018 के फाइनेंशियल्स। तो मैं मार्च 2018 के फाइनेंशियल्स के बेसिस पे एनालाइज करने की कोशिश करूंगा कि तब मैं इस कंपनी को बाय करता या नहीं। तो आपको मेरे डेट टू इक्विटी रेशियो का क्राइटेरिया पता है, 50% से ज़्यादा है तो मैं बाय नहीं करता हूँ। कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिटेबल होना चाहिए, पी रेशियो कम है तो अच्छी बात है, और कंसिस्टेंटली मेरे को ग्रोथ दिखनी चाहिए। 2018 में अगर मैं बाय करने की सोचता, 460 करोड़, 300 करोड़, 300 करोड़, 590 करोड़, 610 करोड़, 134 करोड़ एंड 142 करोड़, प्रॉफिट हद से ज़्यादा गिर गए हैं। कंपनी मेरी लिस्ट से पहला रेड फ्लैग, ये पहला रेड फ्लैग लग गया कंपनी पे। अब 142 करोड़ पे मार्च 2018 में कंपनी का प्राइस क्या है एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे आया मैं, और अभी इस कंपनी का प्राइस बेसिकली ₹7 के प्राइस पे मार्केट कैप इज 467। ठीक है, तो अगर 2018 का प्राइस मैं देखना चाहूँ, 2000 दिस इज 22 वेट या, तो 2018 में कंपनी लगभग 20-21 रुपये पे चल रही थी, तो लगभग 1200 करोड़ मान लो, 1200 करोड़ मार्केट कैप, प्रॉफिट इज 144 करोड़ प्रॉफिट, लगभग 8-9 की पी रेशियो है। तो पी रेशियो वाइज मैं चेक कर देता हूँ कि ठीक है 8-9 की पी रेशियो को मैं अच्छा ही बोलता हूँ, आपको पता ही है। लेकिन ग्रो भी तो होनी चाहिए, प्रॉफिट बढ़ भी तो रहे होने चाहिए। 134 करोड़ के बाद 140 करोड़, कुछ भी ग्रोथ नहीं है, और 630 करोड़ से तो सीधा सीधा गिरा ही है। फाइनल थिंग, अब 2018 के एक बार डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करते हैं, वो हमें मैनुअली कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे? मैं मार्च 2018 में आया, लोन हमारी ये बोरोइंग्स है 5509 डिवाइडेड बाय दिस इक्विटी इज 4336 प्लस 60, तो इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, लगभग 4400 डिवाइडेड बाय दिस, तो दिस इज ऑलमोस्ट 55 डिवाइडेड बाय 44, ऑलमोस्ट 1.2 की डेट टू इक्विटी रेशियो है। तो यार 1.2 की डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत हाई साइड पे होती है, बहुत ज़्यादा कॉशियस होना चाहिए। तो कंपनी में मेरे को अभी पहला रेड फ्लैग दिख गया है कि कंपनी का प्रॉफिट बुरी तरीके से गिरा था। दूसरा रेड फ्लैग मिल गया है 2018 के फाइनेंशियल्स पे कि कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो 1.2 है, जो कि मेरे कट ऑफ 0.5 से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। नाउ फाइनल रेड फ्लैग 2018 की प्रोमोटर होल्डिंग नहीं दिख रही है मेरे को, लेकिन अगर 2019 की भी मैं प्रोमोटर होल्डिंग देखना चाहता हूँ तो 66% है, और ये लगातार बढ़ती जा रही है। सॉरी, नॉट प्रोमोटर होल्डिंग, पब्लिक होल्डिंग। तो पब्लिक होल्डिंग अगर 1-2 साल पहले 5-10% कम होगी, ठीक है, 60% भी मैं मान लूँ, तो पब्लिक की होल्डिंग 30% से ज़्यादा अगर किसी कंपनी में, तो वो कंपनी ऊपर जा ही नहीं सकती। ये चीज़ आप दिमाग में डाल लो। जैसे किसी बंदे को ऊपर जाने के लिए थोड़ी सी उसकी खुद की मेहनत होती है, उसके बाद बड़े आदमी का हाथ चाहिए होता है। आई वुड लाइक टू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मिस्टर PM नरेंद्र मोदी जी। तो जब जिस भी टाइम पे वो चाय वाले थे, सीधा देश के प्रधानमंत्री नहीं बने। ठीक है, उन्होंने कहीं ना कहीं छोटे लेवल पे खुद को प्रूव किया होगा, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज प्रूव की होंगी, फिर बड़े लोगों का हाथ उनके सर पे आया होगा। सिमिलरली आई एम ट्राइंग टू मेक एन एनालॉजी ओवर हियर। सिमिलरली शेयर मार्केट में एक शेयर को ग्रो करने के लिए कुछ हद तक उनके प्रॉफिट्स काम आते हैं, एक लेवल से ज़्यादा ग्रो करने के लिए कंपनी को बाहर के लोगों से पैसा चाहिए। कंपनी को FIIs का भी पैसा चाहिए होता है, DIIs का भी पैसा चाहिए होता है, बड़े लोगों का हाथ, पावरफुल लोगों का हाथ। अब जब FIIs DIIs कंपनी को लगातार बेच रहे हैं, सिर्फ पब्लिक की होल्डिंग है, तो ये कंपनी ग्रो कर ही नहीं सकती। मतलब बिग प्लेयर्स जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं, उन्हें पता है कि कंपनी में कुछ नहीं बचा है, बेच के भागो, और पब्लिक खरीद रही है कि सिर्फ बुक वैल्यू अच्छी है। मैं बुक वैल्यू की बात करता हूँ, लेकिन वो प्रॉफिटेबल कंपनी में करता हूँ। अब जैसे मैंने बुक वैल्यू की बात इन दिनों की PNB के केस में और रेपको होम फाइनेंस के केस में, या रेपको होम फाइनेंस के केस में, मैं कह रहा हूँ बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तुम कह रहे हो हेमंत हम तो यहाँ पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, देखो तो सही, बुक वैल्यू के साथ साथ कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल है यार। थोड़े बहुत प्रॉफिट ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन 50 करोड़, 61 करोड़, 80 करोड़, 110 करोड़, 130 करोड़, 23 करोड़, 123 करोड़, 150 करोड़, 182, 201, 232, 280, लगातार ग्रोथ है। लगातार एक भी ईयर मेरे को नहीं दिख रहा जब प्रॉफिट इनके कम हुए हों, बस रिसेंटली थोड़े से कम हुए हैं। इट्स ओके, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। कंपनी में अगर बुक्स में पैसा है और कंपनी के पास प्रॉफिट भी आ रहा है, तो वो बुक वैल्यू को बढ़ाएगा। अगर बुक्स में पैसा है और प्रॉफिट कंपनी की जेब से जा रहा है, कंपनी का लॉस हो रहा है, तो वो बुक वैल्यू को घटाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी माइंड में रखनी होती हैं। सिर्फ बुक वैल्यू को लेके या सिर्फ पी रेशो को लेके, सिर्फ शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेके डिसीजन नहीं बनाया जाता। सब चीज़ों का कंबाइंड इफेक्ट होना चाहिए, और रिटेलर्स की होल्डिंग 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 25 भी थोड़ी सी हाई है बट चलती है।
30% इज दी हार्ड कट ऑफ। उससे ऊपर तो भाई कोई नेक्स्ट लेवल अपॉर्चुनिटी होगी मैं तो ही इंटरेस्टेड होऊंगा, वरना नहीं। सो आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल गई हो इस केस स्टडी से कि सिंटेक्स के केस में एग्जैक्टली क्या हुआ था। एक बार फिर भी मैं सिंटेक्स का बिजनेस भी देख लेता हूँ आपके लिए कि सिंटेक्स इंडस्ट्री। तो सिंटेक्स इंडस्ट्री के केस में यहाँ पे चल के आ रहा था कि 1931 से बनी थी ये, टेक्सटाइल एंड यार्न मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। टिल फाइनेंशियल ईयर 16 तक इसके 3 बिजनेस थे, टेक्सटाइल, प्लास्टिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। हाउएवर अंडर द कंपोजिट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट अमंग सिंटेक्स ग्रुप, इनकी जो भी डिफरेंट ग्रुप्स थे तो इससे 2 अलग अलग कंपनी बन गई थी। सिंटेक्स प्लास्टिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अलग हो गई थी और सिंटेक्स इंडस्ट्री सिर्फ ये रही थी। उसके बाद इनके प्रोडक्ट्स अपना बिक रहे थे, क्लाइंटेल अच्छा खासा था। ज्योग्राफिकल रेवेन्यू वाइज इंडिया से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता था, देन एशिया, देन यूरोप, देन अदर कंट्रीज। एक्सपोर्ट से भी काफ़ी था। फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम शुरू हुई। 2021 में इनका जो साइक्लोन आया, साइक्लोन से इनकी कोई फैक्ट्री बर्बाद हो गई। यार पता है लोन के साथ में यही दिक्कत होता है, तुम्हें बस एक ब्लैक स्वॉन इवेंट चाहिए, एक कहीं फैक्ट्री में फायर, एक कोई मेजर कोई बड़ी मुसीबत चाहिए और लोन तुम्हें पूरा डुबो देता है। और उसके बाद इन्होंने जो भी है अलॉटमेंट टू एफसीबीसी अलॉटेड इतने लाइक इक्विटी शेयर टू ईच फॉरेन कन्वर्टिबल बॉन्ड, कुछ इन्होंने कन्वर्टिबल बॉन्ड्स के थ्रू जो भी है शेयर्स अलॉट किए एंड ऑल। तो ये डिटेल में भी आने की इतनी जरूरत नहीं है। देन डिफॉल्ट होना शुरू हुआ, तो डिफॉल्ट इन लोन एंड कूपन पेमेंट्स, इन्होंने इनको डिफॉल्ट करना शुरू किया। उसके बाद ही एनसीईआरटी ने प्रोसेस किया कि भाई इनको इंसॉल्वेंसी में डाल के जो भी है शेयर होल्डर्स को जितना पैसा मिल सकता है उतना दिया जाए। तो डीलिस्ट कराने का रीजन होता है कि 7 रुपये 80 पैसे हैं, शेयर होल्डर को कम से कम ये तो दो, वरना कंपनी के जितने बुरे हालात चल रहे शेयर होल्डर को वो भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो यार अगेन मतलब मैं यही पॉइंट रखूंगा कि इंस्टेड ऑफ सेइंग कि इसने स्कैम किया उसने स्कैम किया, सारे पॉइंट्स को समझो। पहला, बिजनेस ठीक है या नहीं, ग्रोथ हो रही है या नहीं, ज़्यादा लोन तो नहीं है। लोन वाली कंपनी में मत करो यार, 8,000 कंपनी है, 8,000 कंपनी है, तुम सारी लोन वाली कंपनीज को हटा भी दोगे ना तो भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज बचेंगी। मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल से। इट्स लेस देन 0.1 0.01 1% से कम डेट होना चाहिए। क्वेरी रन की, 710 कंपनीज आ गई। ये लो मार्केट कैप के हिसाब से मैंने सॉर्ट कर दी। 710 कंपनीज है जिन पे बिल्कुल भी लोन नहीं है। अब इनमें से सिलेक्ट कर लो ना। आईटीसी कहाँ है, लाइफ इंश्योरेंस, बजाज ऑटो, डीवी स्लैब, कितनी सारी अच्छी अच्छी कंपनीज है, क्यों तुम्हें लोन वाली कंपनी में पढ़ना है। यार देखो, लोन ना दो ही चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं किसी पर्सन या किसी भी कंपनी के बारे में। कंपनी के पर्सपेक्टिव में बोलूँगा, अगर कंपनी एग्रेसिव लोन ले रही है ना तो या तो कंपनी बहुत तेज़ी से एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है, जो अच्छी बात है, एक्सपेंड करे, लेकिन एक हल्का सा कुछ भी गलत इवेंट में बूम सब खत्म। दूसरा, लोन रिप्रेजेंट करता है कंपनी के मैनेजमेंट की करप्टनेस को। अगर बहुत ज़्यादा लोन है, बीट नीरव मोदी, बीट किंगफिशर के जो भी चेयरमैन थे, क्या नाम भूल गया मैं, विजय माल्या, और भी जो लोग थे, मतलब अंबानी जी जो है, नॉट मुकेश अंबानी, क्या नाम था, अनिल अंबानी, तो ये सारे लोग जो भी डूबे हैं ना वो बहुत ज़्यादा लोन की वजह से ही डूबे हैं। तो कंपनी में लोन थोड़ा कम हो तो ही अच्छा है। गौतम अडानी जी अभी तक सस्टेन कर रहे हैं काफ़ी अच्छे से इतने ज़्यादा लोन के बावजूद भी। बट लेट्स हैव दिस कन्वर्सेशन अगेन आफ्टर 5-10 ईयर्स कि अडानी एम्पायर कैसा रहता है। आई होप सब परफेक्ट रहे। मेरे जितने भी लोगों ने, दोस्तों ने अडानी के शेयर में इन्वेस्ट किया है, वो अच्छे से पैसा इन्वेस्टेड रखे और अच्छे से उनका पैसा ग्रो हो। बट एक इवेंट, एक फैक्ट्री में आग, एक कुछ भी एक ब्लैक स्वॉन इवेंट चाहिए। और जितना हाई इंटरेस्ट रेट है ना गौतम अडानी की कंपनीज पे, मिस्टर गौतम अडानी जी की कंपनीज पे, बूम, शेयर प्राइस इतनी तेजी से नीचे आएगा ना कि तुम मतलब बचा नहीं पाओगे खुद को, मार्केट में शेयर बेच नहीं पाओगे, इतने ज़्यादा बुरे प्राइस मिलेंगे। तो इनके अडानी की किसी कंपनी में इन्वेस्टेड है आपका पैसा तो थोड़ा देख के ही रखना। पी रेशियो अगर 20-30 से ज़्यादा है तो निकाल लो, बाकी आपकी मर्जी है। दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल, दिस इज एन एजुकेशनल वीडियो कि मैं लोन वाली कंपनी से क्यों थोड़ा सा बच के रहता हूँ, क्या क्या रेड फ्लैग्स पे मैं हद से ज़्यादा गौर फरमाता हूँ और उसके बाद ही मैं अपने डिसीजन लेता हूँ। सो दैट सी, उसके बाद भी तुम ट्रैप हो सकते हो, उसके बाद भी हो सकता है कंपनी डीलिस्ट हो जाए। वेदांता ने कोशिश की थी ना, हो सकता है कोई और कंपनी उसके बाद भी कोशिश करे कि मार्केट क्रैश हुई है, प्राइस सस्ता है, सस्ते में अपने शेयर को डीलिस्ट करा सकते हो। दैट पॉसिबिलिटी इज देयर, लेकिन उस पॉसिबिलिटी की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। छोटी कंपनीज, बहुत ज़्यादा लोन वाली कंपनीज के फेल होने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है एज कम्पेयर टू बिग कंपनीज जिनमें लोन बहुत कम हो। बाकी आपकी मर्जी है। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो, कुछ अच्छा सीखा हो। कुछ भी आपके डाउट हो, कुछ भी क्लैरिटी चाहिए हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू आंसर योर क्वेरीज, आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर क्वेरीज बिकॉज आई होप दिस वीडियोज आर एडिंग वैल्यू टू योर लाइफ।
डिस्कशन होगी हमारी सिंटेक्स पे, एक बार थोड़ा सा किलपेस्ट को भी देखते हैं। यहाँ पे ये कंपनी आपको 8 की पी रेशियो पे दिख रही है। जब मैंने इसकी पे वीडियो बनाई थी ना, तब ये थी पी रेशियो लगभग 3-4 के पी रेशियो पे थी, 3 के पी रेशियो पे थी। ये बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स आपको दिखाई दे रहे थे। तब मैंने इसको कवर किया था कि ये जो भी 20-30 करोड़ के प्रॉफिट आ रहे हैं, ये काइंड ऑफ वन टाइम है, ये सस्टेनेबल नहीं है। ये 114 करोड़ का प्रॉफिट सस्टेनेबल नहीं है। मैंने क्लियरली इस पे वीडियो बनाई थी, आप जाके मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। पूरा टाइटल है स्किल पेस्ट रियली अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी अलॉन्ग विद गुड पी रेशियो स्टिल नॉट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा। और हुआ क्या उसके बाद, मार्च में फिर से प्रॉफिट बेकार हो गए और जो शेयर प्राइस इसका अभी 325 रुपये का चल रहा है, उस टाइम पे जब मैंने वीडियो में कवर किया था, ये शेयर प्राइस लिटरली टॉप के अराउंड था। लगभग 700 या 600 के अराउंड इसका प्राइस था जब मैंने इसको कवर किया था कि किलपेस्ट इज नॉट अ गुड अपॉर्चुनिटी, 50% वेल्थ डिस्ट्रक्शन। अब तुम कह सकते हो हेमंत बहुत सारे स्टॉक्स भी डाउन है, आई एग्री, बहुत स्टॉक्स डाउन है, लेकिन किलपेस्ट जैसे स्टॉक्स का ऊपर आना रिलेटिवली मुश्किल है एज कम्पेयर टू बीट ऑरो फार्मा, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प। खैर ये सब तो ऊपर आ ही गए हैं, ऑरो फार्मा भी ऊपर आ जाएगा बहुत जल्द। तो इसीलिए ऐसे सही डिसीजन लेने की कोशिश किया करो, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।